तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। सपोज एक लिफ्ट जिसके अंदर एक पर्सन ने अपने हाथों में एक स्टोन पकड़ रखा है, एक पत्थर पकड़ रखा है हाथ में। ये जो लिफ्ट है इसका एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिवन है, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्टोन और लिफ्ट का जो फ्लोर है इसके बीच का जो सेपरेशन है ये मान लेते हैं सपोज गिवन है 2 मीटर, ठीक है। और किसी इंस्टेंट पर लिफ्ट की वेलोसिटी है मान लेते हैं सपोज 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक। डायग्राम बना के आप क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। इफ स्टोन इज रिलीज्ड बाय द मैन एट गिवन इंस्टेंट, if stone is released by the man at given instant, then find the time at which stone will hit the lift. Find the time at which stone will hit the lift. आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं एक बार अपने लेवल पर, जैसा अभी तक हमने सीखा है चैप्टर में, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखना। देखो बच्चों, सॉल्व करते हैं। पहले मैं रिलेटिव की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कुछ बातें आपको समझाता हूं। जिस इंस्टेंट पर इस पर्सन ने स्टोन को रिलीज करा है, ये जो रिलीज वर्ड है ना, ये जनरली इस पर्सन के लिए लिखा गया है कि पर्सन को ऐसा लगा है कि मैंने पत्थर को छोड़ा है। लेकिन जो बाहर बैठकर जैसे हम लोग अगर इस स्टोन का मोशन देख रहे होंगे तो रिलीज करते टाइम जो इस मूविंग सिस्टम की वेलोसिटी थी वही वेलोसिटी स्टोन के पास भी थी। मैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बातें कर रहा हूं। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में स्टोन की वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ रिलीज कितनी थी? नीचे की तरफ 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जैसे स्टोन हाथों से निकला होगा, जैसे स्टोन पर्सन के हाथों से निकलेगा, स्टोन पर सिर्फ mg फोर्स लगेगा, तो स्टोन का जो एक्सेलेरेशन होगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो g होगा। g को 10 मान के चलते। ये हालात है स्टोन के रिलीज होते टाइम विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। अब एक्चुअल ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बात करें तो स्टोन भी नीचे आएगा और ये लिफ्ट का पूरा सिस्टम भी नीचे आ रहा है। आप ऐसे सोचो, ये स्टोन और ये पूरा लिफ्ट का सिस्टम, लिफ्ट भी नीचे आ रही है, स्टोन भी नीचे आ रहा है। लिफ्ट का एक्सेलेरेशन 4 है, जबकि स्टोन का, मैं सारी बातें ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, स्टोन का एक्सेलेरेशन 10 है, लिफ्ट की वेलोसिटी 6 थी, स्टोन की वेलोसिटी भी 6 थी। अब आप थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना, ये स्टोन, ये लिफ्ट का फ्लोर, जितनी वेलोसिटी स्टोन की है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रिलीज करते टाइम उतनी वेलोसिटी लिफ्ट के फ्लोर की भी है, दोनों की वेलोसिटी तो सेम। लेकिन लिफ्ट जा रही नीचे 4 के एक्सेलेरेशन से, स्टोन के पास है 10 एक्सेलेरेशन। तो इतना तो कंफर्म है कि जब दोनों नीचे जाएंगे पर स्टोन का एक्सेलेरेशन ज्यादा है तो कभी ना कभी लिफ्ट के फ्लोर को हिट तो करेगा। लेकिन अब दोनों को मूव करवाने से अच्छा है कि किसी एक को रुका हुआ मान लेते हैं और दूसरे का मोशन देखते हैं। मैं बात कर रहा हूं रिलेटिव मोशन को यूज में लेते हैं क्योंकि टाइम पता करना है। तो मान लो मैं पूरी इक्वेशन को कन्वर्ट करने वाला हूं विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट। लिफ्ट के रेस्पेक्ट में इस लिफ्ट को रुका हुआ मान लो, ऐसा मान लो कि लिफ्ट जो है वो फिक्स्ड है, मूव नहीं कर रही, ऐसा अज्यूम कर लो। जिसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं लिफ्ट, उससे उसकी वेलोसिटी ले लो नीचे की तरफ 6 और अपोजिट करके स्टोन को दे दो ऊपर की तरफ 6। आप देख सकते हैं 6 मीटर पर सेकंड से 6 मीटर पर सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब स्टोन की इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। लिफ्ट के रेस्पेक्ट में देख रहा हूं, लिफ्ट से उसका एक्सेलेरेशन लो, नीचे की तरफ 4 था, अपोजिट डायरेक्शन में स्टोन को दे दो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो नीचे की तरफ g, ऊपर की तरफ 4, नेट कितना आएगा? नीचे की तरफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब सारी कहानी लिफ्ट के रेस्पेक्ट में चल रही, देखना लिफ्ट के रेस्पेक्ट में स्टोन की इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है बच्चों? 0। लिफ्ट के रेस्पेक्ट में स्टोन का नेट जो एक्सेलेरेशन रिलेटिव वाला आया वो कितना आया? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और लिफ्ट अगर रुकी हुई है तो स्टोन ऐसे जाएगा और लिफ्ट के फ्लोर को हिट कर देगा। लिफ्ट के रेस्पेक्ट में स्टोन का डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ जो कि कितना गिवन था डायग्राम में? 2 मीटर। स्टोन पर यहां से यहां तक के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए सेकेंड इक्वेशन लिखते हैं, S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। S मतलब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट दैट इज 2 मीटर, U मतलब इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी विच इज 0, टाइम t मान लेते हैं, हाफ एक्सेलेरेशन रिलेटिव वाला 6 है नीचे की तरफ इनटू टाइम का स्क्वायर। तो यहां से बच्चों 3 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, टाइम आ जाएगा √2/3 सेकेंड्स। इतने टाइम के बाद वो स्टोन जो है लिफ्ट के फ्लोर को हिट कर देगा, ठीक है। मुझे लगता है कि आराम से इस तरह के क्वेश्चन को हम डील कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और करके आप बताइए मुझे, इसी टाइप का है, थोड़ा सा मैं डाटा चेंज कर रहा हूं।
संभल के करना, गलती हो जाती है इसमें। एक लिफ्ट के अंदर एक पर्सन, हाथ में स्टोन, किसी इंस्टेंट पर लिफ्ट की वेलोसिटी है सपोज 8 मीटर पर सेकेंड और लिफ्ट का कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इस स्टोन से लेकर लिफ्ट का जो फ्लोर है उसकी हाइट है 2 मीटर और लिफ्ट की खुद की जो टोटल हाइट है वो है सपोज 14 मीटर। ठीक, सवाल लिखें आप। स्टोन इज रिलीज बाय द मैन एट गिवन इंस्टेंट, देन फाइंड द टाइम एट विच स्टोन विल हिट द लिफ्ट। किस समय पर, किस टाइम पर स्टोन लिफ्ट को हिट करेगा। तो वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करें, फिर आकर सॉल्व करें। तो देखो बच्चों, सेम प्रोसेस अपनाते हैं। मैं फिर से विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, लिफ्ट के रेस्पेक्ट में स्टोन का मोशन देखने वाला हूं। तो लिफ्ट से उसकी इनिशियल वेलोसिटी ले लो 8। अब देखना एक बात और, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में स्टोन की वेलोसिटी रिलीज करते टाइम उतनी ही थी जितनी लिफ्ट की थी। मतलब ग्राउंड के फ्रेम में स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी यही थी 8 मीटर पर सेकेंड। वापस से ड्रॉ कर देता हूं। लिफ्ट की वेलोसिटी 8 बताई गई और हाथ से निकलने के बाद स्टोन पर सिर्फ mg फोर्स लगेगा, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में स्टोन का एक्सेलेरेशन कितना होगा जी। अब लिफ्ट के रेस्पेक्ट में देखने वाला था मैं, लिफ्ट से उसकी इनिशियल वेलोसिटी लेते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में स्टोन को दे देते हैं। ये 8 मीटर पर सेकेंड आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, मींस इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्टोन क्या हो जाएगी, 0। लिफ्ट से उसका एक्सेलेरेशन लो, अपोजिट डायरेक्शन में स्टोन को दे दो। अब ढंग से देखना, रिलेटिव एक्सेलेरेशन देख रहे हैं, नीचे g मतलब 10, ऊपर 12, इनका नेट ऊपर की तरफ 2 आएगा। इसका मतलब लिफ्ट के रेस्पेक्ट में देखने पर स्टोन की जो पैरामीटर्स हैं वो क्या हैं, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी 0, रिलेटिव एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो लिफ्ट अब रुकी हुई है, स्टोन का मोशन आप देखना, अगर पार्टिकल रेस्ट पे होता है तो जिस भी डायरेक्शन में उसका एक्सेलेरेशन होता है पार्टिकल उसी डायरेक्शन में मूव करता है। तो स्टोन यहां कहीं आकर हिट करेगा लिफ्ट के रेस्पेक्ट में। मैं स्टोन पे यहां से यहां तक ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए सेकेंड इक्वेशन लिख रहा हूं, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट देखना, ये 2 मीटर गिवन था, टोटल 14 है, तो ये कितना हो जाएगा 12। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया प्लस 12, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी 0, यूटी वाली टर्म 0, हाफ रिलेटिव एक्सेलेरेशन 2 इंटू टाइम का स्क्वायर, ये कैंसिल आउट, यहां से टाइम आ जाएगा बच्चों √12 सेकेंड्स। कई बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, बिना सोचे समझे, यहां तक तो सही करते हैं, रिलेटिव एक्सेलेरेशन 2, लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट में इस 2 को यूज में ले लेते हैं इसको, जबकि इसका मोशन रिलेटिव देखने पर ऊपर की तरफ हो रहा है। ये समझ सकते हो क्या कि पार्टिकल को रिलीज करा था फिर वो ऊपर क्यों गया, ऐसा अजीब सा मोशन क्यों दिखाई दे रहा है। तो एक्चुअली क्या है, जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पर बैठा होगा उसको क्या दिखाई देगा मैं बताता हूं, आप देखना। जैसे ये मान लो लिफ्ट का फ्लोर, ये मान लेते हैं स्टोन, रिलीज करते टाइम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बातें कर रहा हूं, जो वेलोसिटी लिफ्ट की थी नीचे की तरफ 8, वही वेलोसिटी स्टोन की थी, दोनों की वेलोसिटी नीचे 8 थी। लेकिन लिफ्ट का जो एक्सेलेरेशन है वो नीचे की तरफ कितना गिवन था क्वेश्चन में, 12। लिफ्ट का एक्सेलेरेशन 12 था, जबकि उस स्टोन का एक्सेलेरेशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 10 था। अब आप खुद सोचो, दोनों की इनकी इनिशियल वेलोसिटी सेम है, लेकिन ये जो लिफ्ट का फ्लोर है ये ज्यादा एक्सेलेरेशन से नीचे जा रहा है, जबकि जो स्टोन है उसका एक्सेलेरेशन कम है। तो अगर मैं धीरे धीरे डायग्राम स्लो मोशन में दिखाऊं तो ऐसा होगा, देखना, दोनों नीचे जाएंगे, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दिखा रहा हूं, लेकिन लिफ्ट का फ्लोर बहुत तेजी से नीचे जा रहा है। तो एक तरह से बोल सकते हैं लिफ्ट की जो सीलिंग है, छत है, वो ऊपर से नीचे की तरफ ज्यादा एक्सेलेरेशन से आ रही है, जबकि स्टोन 10 एक्सेलेरेशन से जा रहा है। तो ये सीलिंग 12 से आ रही है, स्टोन जा रहा है 10 से। तो कभी ना कभी दोनों नीचे आ रहे हैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, कभी ना कभी ये स्टोन लिफ्ट की सीलिंग से टकराएगा, या ऐसे बोलो कि सीलिंग स्टोन को आके हिट करेगी। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन में रिलेटिव मोशन यूज में ले सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई 1D मोशन के। हमने क्वेश्चंस देखे हैं जिसमें हमने एक को रोका और दूसरे का मोशन देखा और क्वेश्चन काफी इजी हो गए इस तरीके से। 2D मोशन देखते हैं बच्चों। 2D मोशन का मतलब आप समझ सकते हो जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन, अभी तक हमने जो पढ़ा है उसके हिसाब से बात कर रहा हूं। प्रोजेक्टाइल में पार्टिकल का पाथ ऐसा कुछ होता था, पैराबोलिक पाथ, ठीक है, और उसका पाथ स्ट्रेट लाइन नहीं होकर एक किसी प्लेन में होता था, इसलिए हम उसको बोलते थे 2D मोशन। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, अभी तक हमारे पास चैप्टर में कोई फॉर्मूला नहीं है, एक ही तरीका हमको आता है, ए के रेस्पेक्ट में बी को देखना है, ए से वेलोसिटी लेंगे, एक्सेलेरेशन लेंगे और अपोजिट करके बी को देखेंगे, जिसके रेस्पेक्ट में देखेंगे उसको रुका हुआ मानेंगे।
और जिसको देखेंगे उसके मोशन को देखते हुए इक्वेशन लिखेंगे और सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं 2D मोशन पर बेस्ड। देखना, सपोज ग्राउंड से एक पार्टिकल ए को किसी एंगल पर थ्रो करते हैं, सपोज 20 मीटर पर सेकंड से 37 डिग्री एंगल पर। ठीक है, इसी लोकेशन पर एक पॉइंट बी भी है, एक पार्टिकल बी है, उसको सेम इंस्टेंट पे वर्टिकली ऊपर की तरफ थ्रो किया था 10 मीटर पर सेकंड से t=0 की बात है। ए को थ्रो किया उधर, बी को थ्रो करा वर्टिकली। एक बार बिल्कुल सब कुछ दिमाग से निकालते हुए पुरानी बेसिक बातों को याद करो। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बोलना चाह रहा हूं मैं ना, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो ऑब्जर्वर बाहर बैठकर ए और बी को देखेगा उसको इनके पाथ कैसे दिखाई देंगे। ए का पाथ तो पैराबोलिक पाथ, प्रोजेक्टाइल मोशन, बी का पाथ ऐसे स्ट्रेट लाइन पाथ, ऊपर जाकर वापस नीचे आके गिरेगा ये। लेकिन सवाल क्या है, उस बात को नोट करते हैं, फिर देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। डायग्राम बना लिया अगर आपने, क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। फाइंड द सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी, फाइंड द सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी आफ्टर 2 सेकेंड्स। t बराबर 0 पर एक साथ थ्रो करें आफ्टर 2 सेकेंड्स। देखो, मैं इस क्वेश्चन को आपको दोनों तरह से सॉल्व करके बताऊंगा, रिलेटिव से भी, बिना रिलेटिव के भी। पहले करते हैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बिना रिलेटिव मोशन के, ढंग से देखना। सवाल पूछा है कि 2 सेकंड के बाद ए और बी के बीच का सेपरेशन क्या होगा। तो ए पैराबोलिक पाथ पे मूव करते हुए जा रहे हैं, मुझे नहीं पता 2 सेकंड के बाद कहां होगा। मान लेते हैं कि ए यहां कहीं पर था, t=2 सेकंड पर। इनिशियल वेलोसिटी के कॉम्पोनेंट कर लेंगे, ऐसे सिखाया था मैंने आपको, प्रोजेक्टाइल मोशन 20 cos 37 विच इज 16 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। इस 20 को भूल जाओ। 2 सेकेंड में ए हॉरिजॉन्टली इतना डिस्प्लेस हुआ, वर्टिकली इतना डिस्प्लेस हुआ। ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसका, ये लिख सकते हैं इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, तो 16 मीटर पर सेकेंड इंटू 2 मीन्स 32 मीटर। और ये वाला डिस्प्लेसमेंट मान लो y मान लेता हूं, तो यहां से यहां तक ऊपर की तरफ पॉजिटिव मानते हुए ए का मोशन देख रहा हूं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। सेकंड इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल में 12 टाइम 2 सेकंड का, हाफ एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जी, इसलिए -10 इंटू टाइम का स्क्वायर। यहां से 24 -20 मीन्स +4, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया बच्चों +4। ठीक है, अब मुझे पता है कि 2 सेकंड के बाद ए यहां पर था। अब ए को भूल जाओ, पता करते हैं बी कहां पर था। मान लेते हैं डायग्राम वाइज बी यहां कहीं पर था, t=2 सेकंड पर। बी का मोशन यहां से यहां तक देख रहा हूं, इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ कुछ भी मान लेते हैं, y' मान लेते हैं। यहां से वहां तक सेकंड इक्वेशन ऊपर की तरफ पॉजिटिव मानते हुए, डिस्प्लेसमेंट y' इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ 10 टाइम 2 सेकंड का, हाफ इंटू एक्सेलेरेशन -10 इंटू टाइम का स्क्वायर, ये आ गया 0। बाई चांस 0 आ गया, 0 डिस्प्लेसमेंट मतलब कि 2 सेकंड के बाद ये बी ऊपर जाकर वापस यहां पर आ चुका था, तो t बराबर 2 पर बी इसी लोकेशन पर आ चुका था। अब इनके बीच का सेपरेशन कितना होगा देखना, 2 सेकंड के बाद बी यहां पर, ए वहां पर, इनके बीच का सेपरेशन मतलब ये सेपरेशन, ये हमारा आंसर होगा। तो ये आंसर कितना आएगा, रूट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से 32 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 32 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मीटर में, जितना भी आएगा आ जाएगा, सॉल्व करके देख सकते हैं। ये तो हो गया ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सॉल्व कराया हमने। अब देखो इसी क्वेश्चन को रिलेटिव से सॉल्व करते हैं और देखना कितना इजीली, कितना जल्दी हम सही आंसर तक पहुंचेंगे। सेकंड मेथड बता रहा हूं, सेकंड मेथड, ये ए था, ये बी था। ए की इनिशियल वेलोसिटी के हम कॉम्पोनेंट कर चुके थे, 16 मीटर पर सेकंड, 12 मीटर पर सेकंड, जबकि बी की इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड। ये डाटा थे। दोनों हवा में, अभी मैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, इनिशियली दोनों हवा में मूव करेंगे तो दोनों का एक्सेलरेशन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी। ये तो दोनों के पैरामीटर्स लिख के रख लिए मैंने ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। अब स्टार्ट करते हैं रिलेटिव से। मान लो मैं विद रेस्पेक्ट टू बी को रोकने वाला हूं और ए को देखेंगे हम। बी के रेस्पेक्ट में ए को देखेंगे तो बी से पहले उसकी इनिशियल वेलोसिटी लो, अपोजिट डायरेक्शन में नीचे की तरफ इसको दे दो, तो इसके पास ऊपर की तरफ वेलोसिटी जो बचेगी वो कितनी आ जाएगी, 2 मीटर पर सेकेंड। अब 16 और 2 का जो नेट आएगा ना, वो ए की इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी कहलाएगी। बी से उसका एक्सेलरेशन ले लो नीचे की तरफ जी, और अपोजिट डायरेक्शन में ए को दे दो ऊपर की तरफ जी करके, तो जी से जी कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब बी को ऐसा लगेगा कि ए के पास कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है। बी के रेस्पेक्ट में ए का जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है वो क्या हो गया बच्चों, 0। अब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन,
बी देख रहा है ए को, तो बी क्या कमेंट करेगा देखना। बी बोलेगा कि ए की इनिशियल वेलोसिटी 16 और 2 का जो नेट आएगा विच इज रूट ऑफ 16 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मीटर पर सेकेंड। और बी बोलेगा ए के पास कोई एक्सेलेरेशन नहीं है। अब आप याद करो, एक्सेलेरेशन 0 अगर होता है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। इसका मतलब बी को लगेगा कि ए की ये वेलोसिटी जो है, ये वेलोसिटी वेक्टर, ये कांस्टेंट रहेगा। आप समझते हो वेक्टर के कांस्टेंट होने का मतलब, ना तो इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा, ना इस वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी। बी को ऐसा लगेगा कि ए लगातार इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ता जा रहा है। फिर मैं बता दूं आपको, ये सारी कहानी चल रही है बी के रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बात नहीं चल रही। बी को ऐसा लगेगा कि ए स्ट्रेट लाइन पाथ पे जा रहा है, क्योंकि एक्सेलेरेशन तो बचा ही नहीं है। अब 2 सेकंड में ये ए कितना दूर चल जाएगा, मान लेते हैं डायग्राम में यहां पहुंच गया ए टी इक्वल टू 2 सेकंड पर, तो ए वहां पर, बी यहीं पर, क्योंकि बी तो रुका हुआ था। ए और बी के बीच का सेपरेशन ये हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। कितना ये सेपरेशन वो निकाल लेते हैं। बी के रेस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी कांस्टेंट थी इतनी, और 2 सेकंड की बात चल रही, तो 2 सेकंड में कितनी वो लेंथ ट्रेवल करेगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है रूट ऑफ 16 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, टाइम है 2 सेकंड का, इतना मीटर। आप सॉल्व करके देख रहे हैं, ये आंसर वही आएगा जो हमने अभी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सॉल्व करके निकाला था। कुल मिलाकर मैं कहना चाह रहा हूं कि चाहे 1D मोशन हो या 2D मोशन हो या 3D मोशन हो, कैसा भी हो, अगर हम एक के रेस्पेक्ट में दूसरे को देखना जानते हैं तो हम बहुत इजीली इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों कि डेरिवेशन एक बताना था मुझे आपको। सपोज ये कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई, बाहर की तरफ जेड, यहां पर एक पर्सन बैठा हुआ है ए, यहां पर एक पर्सन है बी, ठीक है। मैं बिल्कुल 3D की बात कर रहा हूं। पर्सन ए का ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर ये है। इसका मीनिंग ये है कि एक ऑब्जर्वर यहां ग्राउंड पर बैठा हुआ है, इसको ग्राउंड बोल रहा हूं ओरिजिन को, और वो पर्सन ए की पोजीशन को बताता है, तो यही बोलेगा कि पर्सन ए वहां पर है। इस वेक्टर का नाम रख लेते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। जो पर्सन बी है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, उसका पोजीशन वेक्टर ये है, इसका नाम पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक। अब सुनना, अगर मान लो कोई मुझसे बोलता है कि ए के रेस्पेक्ट में बी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, उसका मीनिंग समझना। ऑब्जर्वर है ए, वो बी को देखता है, तो वो बोलेगा कि बी की पोजीशन को बताने वाला वेक्टर ये है। ए पर बैठकर बी को देख रहे हो, इस वाले वेक्टर का नाम पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। इनमें क्या रिलेशन है देखना, ये ट्रायंगल बना हुआ है जिसमें ये वाले 2 वेक्टर सेम सीक्वेंस में है, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट इस वाले वेक्टर से हम दे सकते हैं। तो आर ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस आर बी विद रेस्पेक्ट टू ए इक्वल्स टू आर बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसको ढंग से अरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं इस वाले को कि आर बी विद रेस्पेक्ट टू ए इक्वल्स टू, इसको उधर ले जा रहा हूं, आर बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस आर ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये एक फॉर्मूला तैयार हो गया। कैसे यूज में लेंगे सिखाऊंगा मैं। ये पोजीशन वेक्टर वाली इक्वेशन को अगर मैं दोनों तरफ टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं, तो हम जानते हैं पोजीशन के चेंज होने की रेट विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या बन जाता है, वेलोसिटी। तो ये इक्वेशन देखना, डी बाई डी टी ऑफ दिस, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए इक्वल्स टू, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। एक बार और डिफरेंशिएट कर दें तो एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, क्योंकि वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन होता है, इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। थोड़ा सा कुछ बच्चों का अजीब लग सकता है कि ये फॉर्मूले कहां से आ गए, तो सिर्फ इसलिए बताया जा रहा है ताकि ये दिमाग में सेट हो कि जो भी हम काम अभी तक करते आ रहे थे कि एक के रेस्पेक्ट में दूसरे को देखने के लिए इसके पास जाते थे, इससे इसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन लेकर अपोजिट करके दूसरे को देते थे, वो कहां से आया वो बता रहा हूं। देखना कैसे, जैसे वेलोसिटी वाली इक्वेशन जो है इसको ऐसे लिख सकता हूं, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब देखना, मीनिंग समझना, बी की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में पता करनी है। एक बी है यहां पर, मैं हूं ए, उसकी वेलोसिटी मेरे रेस्पेक्ट में पता करनी है। तो क्या तरीका होता था, जो ऑब्जर्वर है मतलब मैं ए के पास जाएंगे, ए से उसकी वेलोसिटी लेंगे, उसको अपोजिट करके बी को दे देंगे, वही लिखा हुआ है यहां पर।
ए से उसकी वेलोसिटी को लिया, ये ए की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, उसको अपोजिट करने का मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर की टर्म में, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। ये हमने ए की वेलोसिटी लेकर अपोजिट कर दिया और उसको ले जाकर दे दिया, देने का मतलब ऐड कर दिया किसमें, जो बी की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में गिवन थी। तो जो भी हम करते आ रहे थे उसका सोर्स यही था। तो अब क्या यूज है इसका, वो क्वेश्चन के थ्रू देख लेते हैं। देखना बच्चों, एक बहुत सिंपल सवाल ले रहा हूं, सिर्फ वेक्टर फॉर्म पर। वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज गिवन टू अस 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी इज गिवन टू अस i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब एक बार अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा वाला तो फिर यहां पर थोड़ा सा बच्चे परेशान हो सकते हैं, इसलिए बोल रहा हूं फॉर्मूले जरूर याद रखना। और बहुत सिंपल तरीका है फॉर्मूले को याद रखने का, देखना कैसे। वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी इक्वल्स टू, जिसका नाम पहले उसकी वेलोसिटी पहले लिख दो, माइनस जिसका नाम बाद में उसकी वेलोसिटी बाद में लिख दो, और बाय डिफॉल्ट ये वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, इधर वाली। सिंपल तरीका याद रखने का। अब देखो इसमें वैल्यू पुट करते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी इज गिवन टू अस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। तो इसकी जगह आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप इक्वल्स टू, ए की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में गिवन है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसको ढंग से अरेंज कर लेते हैं बच्चों। तो बी की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, इसको इधर ले जा रहा हूं, इन सबको इधर ला रहा हूं। इधर क्या हो जाएगा, आई कैप बचेगा और माइनस का 2j कैप प्लस 2k कैप मीटर पर सेकेंड। तो एक यूज तो यही है कि कभी भी कोई इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में हमारे पास आता है और उसमें रिलेटिव मोशन से रिलेटेड कुछ पूछते हैं, तो इस तरह से आप फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। फिर रिमाइंड करा दूं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में, तो जिसका नाम पहले लिखा है उसकी वेलोसिटी पहले आएगी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, जिसका नाम बाद में लिखा है उसकी वेलोसिटी बाद में आएगी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ठीक है, एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, देखना सपोज एक पर्सन है ए, उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 37 डिग्री एंगल बनाते हुए, और कुछ गिवन नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट ये वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पहले से हम जानते हैं। ठीक है, एक पर्सन बी है, उसकी वेलोसिटी है नॉर्थ की तरफ 12 मीटर पर सेकेंड, और क्लियरली बता रखा है ये जो डाटा है, ये वाला डाटा, ये है विद रेस्पेक्ट टू ए, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं है। ए को ऐसा दिखाई दे रहा है कि बी नॉर्थ की तरफ जा रहा है 12 मीटर पर सेकेंड से। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसकी वेलोसिटी ग्राउंड पर जो ऑब्जर्वर बैठा होगा, रुका हुआ ऑब्जर्वर, अगर वो बी को देखता है तो उसको वेलोसिटी क्या दिखाई देगी। तो देखो कई बार क्वेश्चन डायग्राम की फॉर्म में आ सकता है, लेकिन जो हमने सीखा था उसको देखना याद दिलाता हूं। ये डाटा है बी की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में, मींस वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूं। बी की वेलोसिटी है ये वाली वेलोसिटी बी की विद रेस्पेक्ट टू ए इक्वल्स वेक्टर फॉर्म में, जिसका नाम पहले उसकी वेलोसिटी पहले आएगी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, जिसका नाम बाद में उसकी वेलोसिटी बाद में आएगी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। सिंपल खेल। इधर मैं आई कैप मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, इधर की तरफ जे कैप मान लेता हूं, और इसमें पुट करते हैं वैल्यूज को। देखना बी की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में 12, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जे कैप, तो ये हो गया 12 जे कैप। वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट करने के लिए, माइनस वेलोसिटी ऑफ ए की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 10, पर किसी एंगल पर है तो इसके कॉम्पोनेंट कर लेंगे। अब तो हम जानते हैं कॉम्पोनेंट बहुत ढंग से, इधर 8 आएगा इधर 6, तो इस 10 वेक्टर को कैसे लिखूंगा, 8i कैप प्लस 6j कैप। यहां से मेरे पास आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इस पूरे टर्म को इधर ले आएंगे तो आ जाएगा बच्चों 8i कैप प्लस 18j कैप। हो सकता है ऑप्शंस आई कैप जे कैप की टर्म में नहीं है एग्जाम में, वो ऐसे आ जाए कि इतनी वेलोसिटी होगी मीटर पर सेकंड में, कुछ अमाउंट लिखा होगा, और
समथिंग डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट या समथिंग डिग्री वेस्ट ऑफ समथिंग, इस तरह करते हुए, तो इसको भी समझ में आना चाहिए कि रिजल्ट क्या कह रहा है कि बी की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 8 आई कैप इधर की तरफ 8, 18 जे कैप इधर की तरफ 18, तो इनका जो नेट आएगा वो आएगा रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर मीटर पर सेकेंड। यहां से थीटा एंगल बनाते हुए टेन थीटा भी निकाल सकते हैं। अब तो हम प्रोजेक्टाइल मोशन ही पढ़ चुके हैं जिसमें इस तरह के बहुत केसेस देखे थे। टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस 18/8, तो यहां से थीटा टेन इनवर्स की फॉर्म में आ जाएगा। तो आप आंसर लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इतना अमाउंट ऑफ मीटर पर सेकेंड, दैट इज स्पीड हो जाएगी रिलेटिव स्पीड, और कितना एंगल टेन इनवर्स 18/8 एंगल कहां से मेजर किया है हमने, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। तो क्या लिखेंगे, नॉर्थ ऑफ ईस्ट करके लिखेंगे उसको, जो कि हम जानते हैं वाली बात भी पहले से, ठीक है। तो इस तरह से यूज में ले सकते हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं जिसमें फ्लैग से रिलेटेड, फ्लैग मतलब झंडे से रिलेटेड, जिसको मैं कॉमन सेंस की कैटेगरी में मानता हूं, जिसमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना। पहले आप बात को सुन लो मेरी ढंग से, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल के थ्रू मैं समझाऊंगा उसको। मान लो एक पर्सन, मान लो मैं हाथ में फ्लैग को लेकर खड़ा हुआ हूं, कोई मोशन नहीं है मेरे अंदर, मैंने बस पकड़ रखा है फ्लैग, और सपोज एयर का फ्लो इधर की तरफ हो रहा है, तो आप बता सकते हैं कॉमन सेंस से कि वो जो फ्लैग फ्लटर करेगा, लहराएगा, वो किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में एयर का फ्लो होता है उसी डायरेक्शन में फ्लैग फ्लटर करता है, ठीक है। दूसरी बात, इस बार कोई एयर का फ्लो नहीं हो रहा है, मैंने फ्लैग को पकड़ा और फ्लैग को पकड़ के मैं उधर की तरफ दौड़ता हुआ आ रहा हूं, ऐसे फ्लैग पकड़ा उधर की तरफ आ रहा हूं। अगर फ्लैग को पकड़ के मैं उधर दौड़ूंगा तो मेरे उधर की तरफ दौड़ने से फ्लैग किस डायरेक्शन में फ्लटर करेगा, जिधर की तरफ हम फ्लैग को लेके चलेंगे या दौड़ेंगे, फ्लैग उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लटर करता है, ये भी हम जानते हैं। इन दोनों बातों को दिमाग में सेट कर लेना। फिर रिपीट कर दूं, एयर का फ्लो जिस डायरेक्शन में होगा फ्लैग उसी डायरेक्शन में फ्लटर करेगा। दूसरी बात, हम फ्लैग को पकड़ के जिस डायरेक्शन में दौड़ेंगे या मूव करेंगे, फ्लैग उसके अपोजिट फ्लटर करने की टेंडेंसी रखता है। इसको मिक्स करते हुए इन दोनों बातों को एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, इस पर बेस्ड देखना। सपोज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, एक पर्सन है जिसने हाथ में ऐसे फ्लैग ले रखा है। वो पर्सन फ्लैग को लेकर ईस्ट डायरेक्शन में इधर की तरफ 20 मीटर पर सेकंड से दौड़ता है। पर्सन ने पकड़ा और ईस्ट की तरफ भागता हुआ जा रहा है। साथ साथ यहां पर एयर का फ्लो भी हो रहा है। एयर का फ्लो बता रखा है कि ऐसे हो रहा है, इस तरह से। वेलोसिटी ऑफ एयर गिवन है 20 मीटर पर सेकंड, यहां से 37 डिग्री एंगल बनाते हुए, ठीक है। ये डायग्राम बनाए आप, फिर सवाल लिखें। फाइंड द डायरेक्शन इन विच फ्लैग विल फ्लटर। फाइंड द डायरेक्शन इन विच फ्लैग विल फ्लटर। हमको बताना है कि फ्लैग किस डायरेक्शन में लहराएगा, किस डायरेक्शन में फ्लटर करेगा। तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कर सकते हैं अपने लेवल पर, फिर आकर सॉल्यूशन को देखते हैं। देखो बच्चों, फ्लैग जो है, फ्लैग ऐसे लिख के रख लो। अब देखना, एक एक करके दोनों फिनोमेना देखना। एक बार ये भूल जाओ कि एयर का कोई फ्लो रहा है। पर्सन फ्लैग को लेकर ईस्ट की तरफ दौड़ता है, तो फ्लैग में उसकी अपोजिट फ्लटर करने की टेंडेंसी होगी 20 मीटर पर सेकंड से। फ्लैग पर्सन के इधर जाने के मोशन के कारण अपोजिट लहराने की टेंडेंसी रखेगा, ये ठीक है। साथ साथ अब एयर का इफेक्ट देखो। एयर का फ्लो जिस डायरेक्शन में होगा, फ्लैग उसी डायरेक्शन में फ्लटर करने की टेंडेंसी रखेगा। मतलब एयर फ्लो की डायरेक्शन में फ्लैग इधर फ्लटर करने की टेंडेंसी रखेगा 20 मीटर पर सेकंड से, यहां से 37 डिग्री एंगल बनाते हुए। अब दोनों इफेक्ट एक साथ मिक्स करके देखेंगे। ये पर्सन के मोशन के कारण फ्लटरिंग हो रही है, ये एयर फ्लो के कारण हो रही है। इनका जो नेट आएगा, इन दोनों वेक्टर्स का नेट, ये तो पता है इन वेक्टर्स का नेट इनके बीच में ही आएगा। फ्लैग इस डायरेक्शन में फ्लटर करेगा। यहां डाटा बहुत इजीली है मैंने, आप देखो 20 और 20 सेम मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर है, तो रिजल्टेंट इनके बिल्कुल बीचों बीच आएगा। बिल्कुल बीचों बीच आने का मतलब ये वाला एंगल 37 का हाफ होगा। कितना होगा ये? 18.5 डिग्री। तो क्या आंसर लिखेंगे हम फाइनली? डायरेक्शन बतानी फ्लटर करने की, ये डायरेक्शन है। ये कौन सी डायरेक्शन है? वेस्ट से नॉर्थ की तरफ ये एंगल मेजर किया, वेस्ट से नॉर्थ की तरफ, तो 18.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। नॉर्थ ऑफ वेस्ट, वेस्ट से नॉर्थ की तरफ
18.5 डिग्री एंगल बनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों इस चैप्टर में। और अब जो हम इस चैप्टर में टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है रिवर प्रॉब्लम। और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात बहुत ईजी है। इसमें भी कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला ही नहीं है। अगर आप ढंग से समझते जाओगे सारे केसेस जो मैं बताऊंगा तो बहुत बढ़िया समझ में आएगा और बहुत इजीली क्वेश्चंस भी आपसे हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं रिवर प्रॉब्लम्स। स्टार्ट करते हैं बच्चों नया टॉपिक इसी चैप्टर में, रिवर प्रॉब्लम। और इसमें कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, हम बिल्कुल बेसिक से ही बातें करेंगे और ढंग से आप सारी बातों को समझना। तो सबसे पहले मैं कुछ बेसिक बातें बता रहा हूं इस टॉपिक से रिलेटेड। प्रॉब्लम्स का मतलब है न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस देखने वाले रिवर पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स है। हम ये मान के चलेंगे कि रिवर में जो पानी है उसका फ्लो इस तरह के दो पैरेलल बैंक्स है, दो पैरेलल किनारे हैं जिनके बीच में जो रिवर का वाटर है उसका फ्लो होगा इधर की तरफ। कुछ डाटा लेके बता देता हूं। जैसे मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ रिवर है सपोज 8 मीटर पर सेकेंड। जब कुछ भी नहीं बताया जाएगा ये भी मानेंगे, जब तक कुछ नहीं बताएंगे कि रिवर का पानी कांस्टेंट वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है। ठीक है, दूसरी बात, इस रिवर की विड्थ क्वेश्चंस में गिवन हो सकती है। तो विड्थ का मतलब है ये वाली चौड़ाई, स्मॉल डी से डिनोट कर रहा हूं। इसका मतलब क्या हो गया, विड्थ ऑफ रिवर। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जिस डायरेक्शन में रिवर का फ्लो होता है इस डायरेक्शन में बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, और रिवर फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन को बोलते हैं अप स्ट्रीम। यहां पर डायरेक्शंस जब क्वेश्चन से पूछी जाएगी मैं बताऊंगा आगे चल के, तो इस तरह से बोला जाएगा, अगर इस डायरेक्शन में है तो डाउन स्ट्रीम, इस डायरेक्शन में है तो अप स्ट्रीम। अब आते हैं इंपॉर्टेंट बात पर। इस रिवर में स्विम करने के लिए जो स्विमर होगा, ये स्विमर, इसके रिलेटेड, इससे रिलेटेड एक डाटा दिया जाएगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर या मैन बोल देते हैं विद रेस्पेक्ट टू रिवर। इसको अलग अलग तरह से पुकारा जाता है, मीनिंग समझाऊंगा मैं। जो इसका सिंबल हमको बता रहा है, इस सिंबल का मतलब है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर। इस पर्सन या स्विमर की वेलोसिटी रिवर की रेस्पेक्ट में, इसी को दूसरा नाम दिया गया वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। ये भी काफी फेमस नाम है इसका, कि स्टिल वाटर में अगर पानी रुका हुआ होता तो ये स्विमर इतनी वेलोसिटी से स्विम करके दिखाता। इसी को बोलते हैं कैपेबिलिटी टू स्विम ऑफ मैन। इस मैन की कैपेबिलिटी है स्विम करने की, कि कितनी स्पीड से ये रुके हुए पानी में तैर सकता है, स्विम कर सकता है। ठीक है, हाँ, कई बार क्वेश्चंस में क्या होगा, हो सकता है कोई स्विमर या इस मैन की जगह बोले कि यहां पर एक मोटर बोट है, नाम बदल सकते हैं, मैन की जगह मोटर बोट आ जाएगी। मोटर बोट के अंदर मोटर लगी होती है, उस मोटर के कारण उस मोटर की भी कैपेबिलिटी होती है स्विम करने की या तैरने की। पर्सन जो होता है, हमारे हाथ पैरों के अंदर कैपेबिलिटी होती है कि हम पानी को पीछे की तरफ धक्का देके ऐसे स्विम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बेसिक डाटा मैंने आपको बताया। अब किस तरह से क्वेश्चंस की फ्रेमिंग कर सकते हैं, इसके अंदर किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, उस बात पर आते हैं। और बहुत ही अच्छा टॉपिक है बच्चों, बहुत सिंपल है, बस एक एक बात को ढंग से सुनना। आप चाहो तो जहां जहां पर मैं कहूंगा कि भाई ये इंपॉर्टेंट बात है, वहां पर वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके या रिमाइंड करते हुए वापस से आप बात को समझ सकते हो, ये फैसिलिटी भी आपके पास है। तो देखो, क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला सवाल देखते हैं इसमें। सपोज एक रिवर है जिसकी वेलोसिटी, वी आर का मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये है 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक स्विमर जिससे रिलेटेड डाटा गिवन है VMR, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। यहां रिवर का पानी मान लो इस तरह से, दो लाइन्स या दो लोकेशन मैंने बना दी, इसको बोल रहा हूं मैं ए वाली लोकेशन, इसको बी बोल देते हैं। और ये जो सेपरेशन है, मान लेते हैं सेपरेशन है 180 मीटर। ठीक है, बहुत सिंपल सी सिचुएशन है, कोई बहुत हाई फाई फिजिक्स की बात नहीं चलेगी इसमें। बेसिक सी जो आप काइनेमेटिक्स वाली बातें जानते हो, स्ट्रेट लाइन मोशन टाइप की वैसी बातें हैं। डायग्राम बना के आप सवाल लिख सकते हैं। फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय द स्विमर, फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय द स्विमर फ्रॉम A to B, then again B to A।
फ्रॉम ए टू बी, देन अगेन बी टू ए। स्विमर को ए से बी तक जाना है ऐसे, और वापस बी से ए तक आना है। तो इसको टोटल कितना समय लगेगा ये आपको बताना है। तो एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, आप ढंग से समझना। देखो एक एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले सिर्फ ए से बी तक जाना। अब इसका मीनिंग आप समझना। इसका मैंने नाम बताया था वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, सिंबल के हिसाब से जो हम पढ़ेंगे इसको। दूसरा नाम, इस पर्सन की कैपेबिलिटी स्विम करने की है 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब अगर पानी रुका हुआ होता अगर, तो ये 10 मीटर पर सेकेंड से स्विम कर सकता है। ठीक है, देखना जब ये पर्सन ए से बी की तरफ जाता है, और मान लो अगर पानी रुका हुआ होता, मान लेते हैं एक बार के लिए पानी रेस्ट पर है, तो इसकी कैपेबिलिटी है कि 10 की स्पीड से ऐसे स्विम कर सकता है। लेकिन यहां तो पानी का फ्लो भी उधर की तरफ ही हो रहा है 8 मीटर पर सेकेंड से। अब आप दोनों चीजों को मिक्स करके थोड़ा सा फील करके देखो। स्विमर भी तैरना चाहता है उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग 10 मीटर पर सेकेंड से, रिवर का पानी भी उसको साथ साथ लेके जा रहा है 8 मीटर पर सेकेंड से। तो जो ऑब्जर्वर बाहर ग्राउंड पर बैठकर स्विमर को देखेगा, उसको तो स्विमर की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितने नजर आएगी, 18 मीटर पर सेकेंड। तो ए से बी के मोशन की बात करूं तो स्विमर की वेलोसिटी कितनी होगी, 18 मीटर पर सेकेंड। सारी बातें किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, है ना। जब वो बी से ए की तरफ आएगा तो आप देखना, अब देखो बी से ए की तरफ स्विमर 10 मीटर पर सेकंड से स्विम करना चाहता है, और साथ साथ पानी उसको इधर 8 मीटर पर सेकंड से ला रहा है। इनका नेट कितना आएगा, उधर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड। नेट का मतलब बाहर बैठा हुआ ऑब्जर्वर जब स्विमर को बी से ए की तरफ आते हुए देखेगा, तो स्विमर की वेलोसिटी कितनी होगी, 2 मीटर पर सेकंड। अब टाइम निकालना बहुत इजी है। पहले हम टाइम निकालेंगे ए से बी तक का, ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट 180 डिवाइड बाय उसकी स्पीड 18, 180 बाय 18 मीन्स 10 सेकंड में वो ए से बी तक पहुंच जाएगा। आने वाली जर्नी को देखते हैं, टाइम निकालते हैं बी से ए का, डिस्प्लेसमेंट वापस 180 डिवाइड बाय आते टाइम स्पीड 2, इसका मतलब 90 सेकेंड्स। और ये लॉजिकल भी है, लॉजिक के हिसाब से भी सही है। जब हम रिवर फ्लो की डायरेक्शन में स्विम करते हैं तो तैरना बहुत इजी होता है, हम बहुत स्पीड से तैरते हैं। जब उसके अगेंस्ट स्विम करने की कोशिश करते हैं तो हमारी स्पीड कम हो जाती है, हमको टाइम ज्यादा लगता है उसी सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। तो बच्चों टोटल टाइम कितना आ जाएगा, दोनों का समेशन कर देंगे 100 सेकेंड। सिंपल है एकदम। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या इसमें कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला काम में आएगा क्या, वही पुरानी बातें, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड करते ही टाइम आ जाता है अगर स्पीड कांस्टेंट होती है तो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखना इस तरह से दो पैरेलल बैंक्स के बीच में यहां पर जो पानी है उसका फ्लो है, और मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ रिवर है अगेन 8 मीटर पर सेकेंड से। इस बार स्विमर इस वाले बैंक से, इस वाले किनारे से उस वाले किनारे पर जाएगा। देखना इससे रिलेटेड डाटा गिवन है VMR दैट इज अगेन 10 मीटर पर सेकेंड। रिवर की विड्थ गिवन है बच्चों सपोज 100 मीटर, ठीक है। और जहां से तैरना स्टार्ट कर रहा है इस लोकेशन को, इस पॉइंट को ए मार्क कर लेते हैं। डायग्राम बना के आप सवाल लिखें। इस क्वेश्चन के 4-5 पार्ट्स हैं, ये भी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, आप ढंग से समझना, तब जाकर थोड़ा सा कमांड आएगी इस टॉपिक पर। लिखे। अच्छा एक बात और गिवन है इसमें, वो और बता दूं। ये स्विमर, लैंग्वेज में लिखवा दूंगा, डायग्राम में बता रहा हूं। ये स्विमर डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन से 53 डिग्री एंगल बनाते हुए इसकी जो कैपेबिलिटी है 10 मीटर पर सेकेंड से तैरने की कोशिश करता है। लिखे लैंग्वेज की फॉर्म में, इफ स्विमर ट्राइज टू स्विम, ट्राइज का मतलब ही है कि वो किधर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। इफ स्विमर ट्राइज टू स्विम एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री, एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री विद द डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम से 53 डिग्री एंगल बनाने की कोशिश करते हुए वो तैरता है। देन फाइंड, अब एक एक पार्ट लिख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट लिखें। फर्स्ट पार्ट, रिजल्टेंट स्पीड ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, रिजल्टेंट स्पीड ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। सेकेंड पार्ट, टाइम टेकन बाय द स्विमर, टाइम टेकन बाय द स्विमर टू क्रॉस द रिवर, कितना टाइम लगेगा रिवर को क्रॉस करने में, ये भी बताना है। थर्ड पार्ट, फाइंड द ड्रिफ्ट प्रोड्यूस्ड बाय द स्विमर, मीनिंग समझा दूंगा मैं आपको, परेशान नहीं होना अभी। फाइंड द ड्रिफ्ट प्रोड्यूस्ड बाय द स्विमर, ठीक है। 3 बातों के जवाब आपको देने हैं, मैं ही जवाब दे रहा हूं, आपको तो समझना है अभी, है ना। देखो एक एक स्टेप लैंग्वेज के हिसाब से। स्विमर ट्राइज टू स्विम, कोशिश करता है तैरने की
डाउन स्ट्रीम से 53 डिग्री एंगल पर। इसका मतलब अगर पानी रुका हुआ होता तो ये भाई साहब ऐसे तैर के निकल जाते, लेकिन पानी का फ्लो तो हो रहा है, पानी इसको साथ साथ इधर भी लेकर जाएगा 8 मीटर पर सेकंड से। तो दोनों इफेक्ट हो रहे हैं। स्विमर तैरना चाहता है ऐसे, पानी साथ साथ उसको इधर भी लेकर जाएगा। इसका मतलब अगर हम बाहर बैठकर, हम ऑब्जर्वर हैं जो ग्राउंड पर बैठे हुए स्विमर को देखते हैं, तो स्विमर की नेट वेलोसिटी क्या आएगी, इन दोनों का जो नेट आएगा, डायग्राम वाइज बताऊं तो इन दोनों का नेट इनके बीच में कहीं ना कहीं आएगा। ये ज्यादा मैग्नीट्यूड का, ये कम मैग्नीट्यूड का, तो इनका नेट ज्यादा वाले के नजदीक आएगा। इसे रफ स्केच बना रहा हूं। स्विमर जो है इस तरह के पाथ पर सीधे इस तरह से चल जाएगा और यहां से बाहर निकलेगा। ठीक है, ये लॉजिक से भी सही है। वो इस डायरेक्शन में तैरना चाहता था, अगर पानी का फ्लो नहीं होता तो सीधे स्ट्रेट यहां से बाहर आता, तो पानी का फ्लो साथ में और आगे लेके जाएगा, तो यहां से भी आगे की तरफ से निकलना चाहिए। लॉजिक से भी ऐसे लगता है। ठीक, अब पहला पार्ट था स्विमर की रिजल्टेंट स्पीड बतानी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो इतना सा करना है, इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना है। आप चाहो तो दो वेक्टर के रिजल्टेंट का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस ऑफ 53 डिग्री, ऐसा भी कर सकते हो। या आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैं कर रहा हूं। देखना मैं क्या करूंगा, और कोशिश करना कि ऐसे ही करो जैसे मैं बता रहा हूं। अभी इस 10 मीटर पर सेकंड के दो कंपोनेंट करूंगा। 53 की तरफ वाला कंपोनेंट 10 cos 53 दैट इज 6 मीटर पर सेकंड। इधर की तरफ 10 sin 53 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब इस 10 को भूल जाओ बिल्कुल, क्योंकि कंपोनेंट कर लिया हमने। अब ऐसा सोचो, स्विमर के पास इधर की तरफ वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकंड और अलोंग द रिवर फ्लो उधर की तरफ वेलोसिटी है 6, तो खुद का एफर्ट और 8 रिवर फ्लो भी उसको दे रहा है। इधर नेट कितना हो गया बच्चों 14, इधर कितना हो गया 8 मीटर पर सेकंड। अलग से डायग्राम बना के दिखाऊं आपको, यहां पर डायग्राम वहीं का, डायग्राम यहां बना के दिखा रहा हूं। स्विमर के पास इधर की तरफ वेलोसिटी है 14 और रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर है 8 मीटर पर सेकंड। इनका जो नेट आया है वो यही वाला है, ये वाला। उसका जो नेट आएगा रूट ऑफ 14 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर मीटर पर सेकंड। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में स्विमर की नेट स्पीड कितनी है, जितना ही लिखा हुआ, सॉल्व कर सकते हैं आप इसको। सेकंड पार्ट था कितना टाइम लगेगा, ये ढंग से देखना। रिवर को क्रॉस करने का टाइम बताना है, तो जैसे हमने प्रोजेक्टाइल मोशन है, यहां प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है, लेकिन वहां से एक बात सीखी थी कि हम किसी भी मोशन को अलग अलग डायरेक्शन में ऑब्जर्व करते हुए कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, एक बार के लिए स्विमर की यहां से वहां जाने में ये भूल जाओ कि स्विमर अलोंग द रिवर फ्लो जा रहा है। ये वाली 14 वाली वेलोसिटी दिमाग से निकाल दो। सिर्फ ये सोचो स्विमर के पास सिर्फ यही कॉम्पोनेंट है वेलोसिटी का, सिर्फ ये ऐसे जा रहा है। टाइम लिख रहा हूं मैं, देखना यहां से वहां किस डायरेक्शन में देख रहा हूं, परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो। इसको वर्टिकल मत बोल देना, ये और क्लियर कर दूं, ये डायरेक्शंस वर्टिकल डायरेक्शन नहीं है। यहां समझना, ये रिवर का पानी ऐसे फ्लो हो रहा है, एक किनारा ये, एक किनारा ये, उसके बीच में पानी का फ्लो हो रहा है। स्विमर यहां से तैरना शुरू करता है और रिवर फ्लो इधर से 53 डिग्री एंगल पर अपने तैरने के लिए कैपेबिलिटी पूरी कोशिश करता है। रिवर का पानी साथ साथ इधर भी लेके जाएगा। इनका जो नेट आ रहा है बच्चों, वो इसी हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल ही होता है। अब बोर्ड पे डायग्राम तो ऐसे ही बनेगा, तो वर्टिकल मत मान लेना, तो यहां जी का इफेक्ट मत लगाना। अब मैं कह रहा था यहां से वहां जाने में इस डायरेक्शन में रिवर के परपेंडिकुलर मैं मोशन देख रहा हूं उसका, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है बच्चों 100 मीटर, ये वाला, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट है 8। तो आ गया आंसर, डिस्प्लेसमेंट इन दिस डायरेक्शन डिवाइड बाय वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है उस डायरेक्शन में सेकंड्स। 100/8 सेकंड्स मींस 50/4 मींस कितना हो जाएगा 12.5, 12.5 सेकंड का समय लगेगा रिवर को क्रॉस करने में। तीसरी बात पर आते हैं। थर्ड बात मैंने पूछी थी आपसे, कितना ड्रिफ्ट होगा। अब ड्रिफ्ट का मीनिंग क्या होता है, तो ढंग से समझना इस बात को। स्विमर जहां से एंटर कर रहा है वहां पर रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दो, जहां से बाहर निकल रहा है वहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दो इस तरह से। तो अलोंग द रिवर फ्लो, मेरे शब्दों पर ध्यान देना, अलोंग द रिवर फ्लो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये जो लेंथ है, इसको बोलते हैं बच्चों ड्रिफ्ट। कैपिटल डी से मैं डिनोट कर रहा हूं, बहुत सिंपल सी बात है। अलोंग द रिवर फ्लो जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको क्या नाम दिया गया, ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट लिखने के लिए क्या समझदारी दिखाएंगे, इस बार मैं स्विमर का मोशन सिर्फ और सिर्फ अलोंग द रिवर फ्लो देखूंगा। ये भूल जाऊंगा कि रिवर के परपेंडिकुलर मोशन हो रहा था। इधर की तरफ स्विमर की वेलोसिटी यहां से देखो 14, यहां से भी देख सकते हो 14, और कितना टाइम लगा वो हम निकाल चुके 100/8 सेकंड्स। तो इतने टाइम में इस 14 वेलोसिटी से अलोंग द रिवर फ्लो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, इधर की तरफ वेलोसिटी, इधर मतलब अलोंग द रिवर फ्लो वेलोसिटी,
इनटू लगने वाला जो टाइम था मींस 14 इंटू 12.5 सेकेंड, तो ये आ जाएगा, जितना भी आएगा मीटर में आ जाएगा आंसर, यही लिख देते हैं मीटर। सिंपल है। काम की दो बातें थी यहां पर। पहली बात तो उस डायग्राम में समझना कि स्विमर के पास रिवर फ्लो के अलोंग नेट वेलोसिटी क्या है। नेट का मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। स्विमर के पास रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर वेलोसिटी कितनी है, पहली बात तो ये। दूसरी बात थी टाइम निकालने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, टाइम निकालने के लिए हम रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर मोशन देखेंगे और बहुत जल्दी से टाइम पता कर लेंगे। तीसरी बात भी थी ड्रिफ्ट क्या होता है, अलोंग द रिवर फ्लो जो डिस्प्लेसमेंट है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, ड्रिफ्ट। और उसको कैलकुलेट करने के लिए हम सिर्फ अलोंग द रिवर फ्लो वाली जो वेलोसिटी है उसको यूज में लेते हैं। ठीक है, बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ये मैं आपको क्वेश्चंस की फॉर्म में थ्योरी पढ़ा रहा हूं। रिवर की विड्थ गिवन है 100 मीटर, सेम डाटा ले रहा हूं। वेलोसिटी ऑफ रिवर इज 8 मीटर पर सेकेंड। स्विमर अभी इस वाले किनारे पर है और रिवर की रेस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जहां से वो एंटर कर रहा है इस पॉइंट को ए बोल रहा हूं और ठीक सामने यहां पर एक पोजीशन, एक पॉइंट मार्क कर रहा हूं बी। डायग्राम बना के सवाल लिखें। फाइंड द डायरेक्शन इन विच ही ट्राइज टू स्विम। फाइंड द डायरेक्शन इन विच ही ट्राइज टू स्विम। फाइंड द डायरेक्शन इन विच ही ट्राइज टू स्विम टू कम आउट फ्रॉम पॉइंट बी। टू कम आउट फ्रॉम पॉइंट बी, इस वर्ड पे गौर करना, कम आउट फ्रॉम बी, टू कम आउट फ्रॉम पॉइंट बी। इसी इक्वेशन को आप दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं, लिखना जल्दी से इस बात को। इसी इक्वेशन को दूसरे तरह से लिख पा रहा हूं। फाइंड द डायरेक्शन इन विच ही ट्राइज टू स्विम टू क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार इस तरह से पूछते हैं। टू क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ। चलो समझना आप ढंग से, आपको करने के लिए सवाल दूंगा मैं इसके बाद, एक बार इसको ढंग से समझ लेना। क्वेश्चन ये पूछा है कि इसको, ये फर्स्ट पार्ट है सवाल का, सेकंड पार्ट भी आएगा। इस स्विमर को यहां से एंटर होकर ठीक सामने वाले पॉइंट से बाहर निकलना है, तो उसको किस डायरेक्शन में स्विम करने की कोशिश करनी चाहिए। समझ रहे हो आप बात को? देखो थोड़ा लॉजिकली सोचते हैं एक बार। ये बंदा सोचता है कि यार मुझे यहां से बाहर आना है, तो क्या ये सीधे उस पॉइंट की तरफ अपना एफर्ट लगा देगा क्या? भाई ये सोचेगा मुझे बी से निकलना है तो ऐसे तैरने की कोशिश करेगा, क्या वहां से बाहर आ जाएगा? नहीं। क्यों? इधर जाने की कोशिश कर रहा है, साथ साथ रिवर का फ्लो इसको इधर भी लेकर जाएगा। फिर तो इन दोनों का नेट इधर कहीं आएगा और स्विमर यहां से बाहर निकल जाएगा। जबकि हम क्या चाहते थे, वो पॉइंट बी से बाहर निकले। इसका मतलब ये तरीका तो गलत है। फिर क्या करें? तो इसका मतलब क्या वो इधर कहीं अपना एफर्ट लगाएगा क्या? ऐसे पूछ रहा हूं आपसे, क्या वो अपना एफर्ट इधर कहीं लगाएगा क्या, जिससे कि यहां से बाहर आ जाए? ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। अगर वो अपना एफर्ट इधर लगाएगा, साथ साथ रिवर का पानी इधर लेके जाना चाहता है, फिर तो इन दोनों का नेट यहां कहीं आएगा और आगे से बाहर निकलेगा वो, तो ये भी गलत है। मुझे लगता है समझ पा रहे हो आप, मन ही मन आपके दिमाग में आ चुका है कि यार वो इधर कहीं अपना एफर्ट रखेगा। एफर्ट उसका कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। बात समझ रहे हो? अब देखना, अगर वो इधर कहीं तैरने की कोशिश करे, साथ साथ रिवर का पानी इसको इधर लेकर जाए, तो ऐसा पॉसिबल है, अभी निकालेंगे कैलकुलेशन करके, कि इन दोनों का नेट सीधे उस पॉइंट बी की तरफ आ जाए। ठीक है, मान लेते हैं स्विमर इधर की तरफ यहां से थीटा एंगल बनाते हुए तैरने की कोशिश करता है। उस स्विमर की वेलोसिटी जो उसका एफर्ट था 10, इसके कॉम्पोनेंट करते हैं बच्चों। थीटा की तरफ वाला 10 cos थीटा, ये वाला 10 sin थीटा। अब इस वाले 10 को दिमाग से निकाल दो क्योंकि कॉम्पोनेंट कर लिए। अब ऐसा लग रहा है कि स्विमर के पास 3 कॉम्पोनेंट्स हैं वेलोसिटी के। हम ये चाहते हैं कि वो पॉइंट बी से बाहर निकले। इसका मतलब अगर ये 10 cos थीटा और ये वाला 8 आपस में कैंसिल आउट हो जाए, तो स्विमर की नेट वेलोसिटी ये होगी, सारी बातें ग्राउंड के रेस्पेक्ट में चल रही है, और वो सीधे यहां से बाहर आ जाएगा। तो कंडीशन क्या लगाएंगे कि इफ 10 cos थीटा इक्वल्स टू 8, यहां से बच्चों cos थीटा आ जाएगा 4/5, तो यहां से थीटा आ जाएगा 37 डिग्री। आ गया आंसर। आंसर लिखेंगे कैसे? सवाल मैंने पूछा था किस डायरेक्शन में तैरने की कोशिश करें, तो आंसर लिखेंगे हम
37 डिग्री एंगल बनाते हुए 37 डिग्री, पर ये एंगल हमने कहां से मेजर करा है? उस डायरेक्शन को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। तो क्या लिखेंगे? 37 डिग्री विद अप स्ट्रीम। चलेगा? समझ में आ रहा है? ठीक है। सेकेंड पार्ट नोट करें इसी इक्वेशन का। अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ, इसी केस की बात चल रही है, अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्विमर इन क्रॉसिंग द रिवर। फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्विमर इन क्रॉसिंग द रिवर। इसी शॉर्टेस्ट पाथ, अच्छा इसको शॉर्टेस्ट पाथ क्यों बोल रहे हैं, इस पर चर्चा करना भूल गया मैं। भाई अभी अभी बात हुई, ये वाले कॉम्पोनेंट कैंसिल आउट हो गए, तो इसकी नेट वेलोसिटी ये होगी, तो स्विमर इस पाथ पर तैरते हुए और पॉइंट बी से बाहर निकल जाएगा। आप खुद सोचो, इस रिवर को क्रॉस करने के लिए सबसे जो छोटा रास्ता हो सकता है वो यही वाला है। अगर वो मान लो, सारी बातें ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, अगर वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इस पाथ पे जाके क्रॉस करता तो क्रॉस तो कर लेता, लेकिन ये पाथ इस वाले पाथ से तो बड़ा है। अगर वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इस पाथ से क्रॉस करता तो क्रॉस तो कर लेता, लेकिन वो पाथ इस वाले पाथ से तो बड़ा पाथ है, इसलिए बोलते हैं शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ भी बोल सकते हैं, इसको जीरो ड्रिफ्ट भी बोल सकते हैं। याद है आपको बताया था पिछले सवाल में, यहां से एंटर हुआ, यहां से बाहर निकला, तो अलोंग द रिवर फ्लो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ बच्चों? 0। तो इसी को आप शॉर्टेस्ट पाथ बोल सकते हो, शॉर्टेस्ट पाथ सिचुएशन और जीरो ड्रिफ्ट केस। आप चाहो तो कॉपी में अलग से लिख लेना ऊपर ही ऊपर कि इस वाले इक्वेशन है, इक्वेशन से पहले लिख लेना ब्रैकेट में ये वाली बात, शॉर्टेस्ट पाथ सिचुएशन, या दूसरा नाम है जीरो ड्रिफ्ट केस। फिर बोल रहा हूं सवाल के थ्रू थ्योरी पढ़ा रहा हूं आपको, ताकि समझ में भी आए और बढ़िया दिमाग में फिट हो जाए वो। हाँ, तो आते हैं सेकंड पार्ट पे, टाइम निकालना था। टाइम निकालना बहुत इजी है। देखो अभी भी बात हुई थी पिछले सवाल में, टाइम निकालने के लिए हम हमेशा रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर वाला मोशन देखेंगे। यहां से यहां इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ रिवर की विड्थ के बराबर, अपॉन इधर की तरफ उसकी वेलोसिटी 10 sin थीटा। पुट कर देते हैं वैल्यू बच्चों। थीटा आया था 37 sin 37, तो 10 अपॉन sin 37 होता है 3/5, ये कितना हो जाएगा? 50/3 सेकेंड्स। इतना टाइम लगेगा बच्चों को, लगभग 17 सेकेंड्स आएगा, लगभग, है ना, थोड़ा सा कम उससे। 17 सेकेंड का समय लगेगा शॉर्टेस्ट पाथ से रिवर को क्रॉस करने में। बढ़े आगे अगले सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इसमें भी कुछ आप नया जरूर सीखोगे, उसको अलग से आप नोट डाउन जरूर करना। और ये भी मैं एक छोटा सा थ्योरी पार्ट फिर से एक न्यूमेरिकल की हेल्प से समझा रहा हूं। वेलोसिटी ऑफ रिवर, सेम डाटा ले रहा हूं, 8 मीटर पर सेकेंड। रिवर की विड्थ 100 मीटर। स्विमर जो है उसकी वेलोसिटी रिवर के रेस्पेक्ट में सेम वही जो पिछले क्वेश्चन में लिखी, 10 मीटर पर सेकेंड। डायग्राम बना के सवाल को लिखें। फाइंड द मिनिमम टाइम टेकन बाय द स्विमर, मिनिमम वर्ड पे गौर करना, फाइंड द मिनिमम टाइम टेकन बाय द स्विमर टू क्रॉस द रिवर। फाइंड द मिनिमम टाइम टेकन बाय द स्विमर टू क्रॉस द रिवर। सेकेंड पार्ट, find the direction in which he tries to swim. Find the direction in which he tries to swim to cross the river in minimum time. मिनिमम टाइम में क्रॉस करने के लिए स्विमर को किस डायरेक्शन में स्विम करना पड़ेगा। और थर्ड पार्ट, फाइंड द ड्रिफ्ट इन दिस सिचुएशन। उसी इक्वेशन का पार्ट चल रहा है, फाइंड द ड्रिफ्ट इन दिस सिचुएशन। चलो ये भी आप ढंग से देखो एक बार। ये जो स्विमर है, क्वेश्चन ये पूछा गया कि इसको कम से कम टाइम में रिवर को क्रॉस करना है, तो कितना वो मिनिमम टाइम है वो टाइम निकालना है, किस डायरेक्शन में तैरने की कोशिश करेगा, स्विम करने की कोशिश करेगा वो पता करना है, और कितना ड्रिफ्ट प्रोड्यूस होगा। ध्यान रखना, ये वाला कंसेप्ट जो सवाल में देख रहे हैं और जो इससे पिछले क्वेश्चन में देखा था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला, शॉर्टेस्ट पाथ वाला, ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट कंसेप्ट है। अब समझना आप क्यों। देखो पहले मैं मैथमेटिकली समझा रहा हूं, फिर लॉजिक से बताऊंगा। मुझे नहीं पता कि मिनिमम टाइम में क्रॉस करने के लिए किस डायरेक्शन में स्विम करेगा, मैंने ऐसे ही मान लिया कि अपना एफर्ट, ये एफर्ट यहां से थीटा एंगल पर लगाता है, साथ साथ रिवर का पानी इसको आगे भी लेकर जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड से, और इनका जो नेट होगा, ये स्विमर यहां कहीं से बाहर निकलेगा, ऐसा मान लिया मैंने। ठीक है, अब
अगर मुझे टाइम लिखना होता कि कितने टाइम में क्रॉस करेगा तो मैं क्या करता, पहले tan के कॉम्पोनेंट करता, थीटा की तरफ tan cos थीटा और इसके परपेंडिकुलर tan sin थीटा, फिर इस tan को दिमाग से निकाल देता। अब टाइम लिखने के लिए रिवर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखता, डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर का डिवाइड बाय इधर की तरफ वेलोसिटी tan sin थीटा। अब थोड़ी सी गणित लगाते हैं, मैथमेटिक्स लगाते हैं। मैं इस टाइम को मिनिमम करना चाहता हूं तो मुझे इस फंक्शन की मैक्स वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ये अपनी मैक्स वैल्यू पर होगा तो टाइम अपनी मिनिमम वैल्यू पर होगा, और हम सब जानते हैं साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बच्चों 1 होती है। इसका मतलब मिनिमम टाइम कब आएगा, जब साइन फंक्शन की मैक्स वैल्यू 1 रख दूंगा तो टाइम कितना आ जाएगा, 10 सेकेंड। आगे फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अभी समझेंगे इस बात को। और साइन फंक्शन मैक्सिमम कब होता है, जब उसके अंदर लिखा हुआ एंगल ये थीटा कितना होता है बच्चों, 90 डिग्री। दूसरा पार्ट भी सॉल्व हो गया कि किस डायरेक्शन में तैरने की कोशिश करेगा, ये थीटा 90 आया। अब क्या कहना चाह रहे हैं, आंसर तो आ गया, ड्रिफ्ट भी निकालेंगे। अभी इस बात को समझाता हूं मैं आपको, देखना ढंग से समझना, बहुत छोटी सी बात कर रहा हूं। ये स्विमर था, इस स्विमर को मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है। अब एक बार उल्टा सोचते हैं, क्रॉस करने का टाइम डिपेंड करता है स्विमर की वो वेलोसिटी का कंपोनेंट जो रिवर के परपेंडिकुलर आता है। समझ रहे हो बात को, जितना ज्यादा ये कंपोनेंट होगा, वेलोसिटी का कंपोनेंट जितना ज्यादा होगा उतना जल्दी क्रॉस कर जाएगा। लॉजिक से समझा रहा हूं। अगर ये पर्सन अपना एफर्ट किसी एंगल पे रखता है, इधर रखता है या इधर रखता है, तीनों केस एक साथ देखते हैं। तीन ही सिचुएशन हो सकती है, या तो ये अपना एफर्ट इधर लगाएगा और या ये अपना एफर्ट रिवर के परपेंडिकुलर रखेगा, या ये अपना एफर्ट इधर कहीं रखेगा। साथ साथ रिवर फ्लो की वेलोसिटी भी जोड़ेगी उसके अंदर हर बार, है ना। अब देखो, जब रिवर फ्लो की वेलोसिटी भी ऐड होगी, अब मेरा टारगेट था टाइम को मिनिमम करना, मतलब इधर की तरफ ज्यादा से ज्यादा वेलोसिटी आना। इन वाले केसेस में, इन तीनों में सबसे ज्यादा इधर की तरफ कंपोनेंट कब आएगा, इसी में आएगा। आप खुद देखो ना, tan का कंपोनेंट इधर की तरफ, कंपोनेंट नाम ही बता रहा है कि वो एक टुकड़ा है इस वाले वेक्टर का, और कंपोनेंट इस वेक्टर से तो छोटा ही होगा ना, टुकड़ा तो छोटा ही होता है हमेशा। तो इस tan का जो कंपोनेंट इधर आएगा, इधर, वो tan से तो कम ही होगा। इसका भी जो कंपोनेंट इधर आएगा वो tan से तो कम ही होगा। तो इसका मतलब इन तीनों केसेस में इधर की तरफ सबसे ज्यादा वेलोसिटी कब आएगी, इस वाले केस में। तो वही रिजल्ट हमारा आया। डायग्राम दिखा सकता हूं आपको, ये वाला डायग्राम, कि स्विमर ने अपना एफर्ट, ये एफर्ट है उसका, रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर रखा है, साथ साथ रिवर का पानी आगे भी लेकर जाएगा। इन दोनों का जो नेट आएगा, स्विमर इस रास्ते पर स्विम करते हुए रिवर को क्रॉस करके यहां से बाहर आएगा, यहां से। और इस केस में जो टाइम लगा है वो मिनिमम है, ये मैंने प्रूव भी करा है मैथमेटिकली, लॉजिक से ही बताया आपको। मिनिमम टाइम कितना है, 10 सेकेंड। आप खुद देख लो, पिछले क्वेश्चन में सबसे छोटे रास्ते पर क्रॉस करके गया था वो इस वाले रास्ते पर, उसमें टाइम लगा था लगभग 17 सेकेंड्स। इस बार रास्ता सबसे छोटा तो नहीं है, लेकिन टाइम उस 17 से भी बहुत कम आ रहा है। ये मिनिमम टाइम है, इससे कम टाइम में क्रॉस नहीं कर सकता ये। ठीक, एक बात और बतानी थी इसमें, ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट क्या होता है, जहां से एंटर कर रहे हो वहां एक लाइन ड्रॉ कर लो, जहां से बाहर निकला यहां से वहां एक लाइन ड्रॉ कर लो। रिवर फ्लो के अलोंग ये डिस्प्लेसमेंट, इसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट। कैसे लिखेंगे ड्रिफ्ट, लिखते हैं अलोंग द रिवर फ्लो, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इसके लिए, इसी डायरेक्शन में स्विमर की वेलोसिटी देखो 8 इंटू लगने वाला जो टाइम था t, जो कि 10 सेकेंड्स था, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 80 मीटर। रिवर फ्लो के अलोंग 80 मीटर दूर जाके ये बाहर निकलेगा। तो पिछले दो क्वेश्चंस में, ये वाला और इसका पिछला सवाल, असली में दो छोटे छोटे से फॉर्मूले थे या दो छोटे छोटे से टॉपिक्स थे इसी रिवर के अंदर, रिवर प्रॉब्लम्स के अंदर, जो कि हमको याद रखने हैं। आप कॉपी में जरूर नोट कर लेना। इस वाली सिचुएशन को क्या बोलते हैं, शॉर्टेस्ट टाइम सिचुएशन, शॉर्टेस्ट या मिनिमम टाइम सिचुएशन। इससे कम टाइम में क्रॉस नहीं कर सकता है। और मिनिमम टाइम सिचुएशन मतलब ये वाला सवाल, और पिछला सवाल शॉर्टेस्ट पाथ सिचुएशन। दोनों दिन रात का अंतर है, बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों को मिक्स मत करना, ढंग से रिवीजन करना इसका। ये क्या होता है, जनरली मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो एक सवाल मैं आपको देता हूं, आप वीडियो को पॉज करते हुए उसको ट्राई करना, फिर उसको डिस्कस करेंगे। जो समझा है वही पूछ रहा हूं, कोई नई बात नहीं पूछ रहा हूं आपसे।
रिवर फ्लो की वेलोसिटी बच्चों गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड। स्विमर इस वाले किनारे पर है, उसकी रिवर के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। रिवर की विड्थ मान लेते हैं बच्चों 100 मीटर, और डायग्राम बना के आप एक एक पार्ट लिख सकते हैं। पहला पार्ट, इन दिस डायरेक्शन ही ट्राइज टू स्विम, in which direction he tries to swim to cross the river along the shortest path, to cross the river along the shortest path. Second part लिखें, find the time taken by the swimmer, find the time taken by the swimmer in zero drift situation. अपने आप समझना है आपको कि क्या पूछा जा रहा है। find the time taken by the swimmer in zero drift situation. थर्ड पार्ट लिखें, इन विच डायरेक्शन ही ट्राइज टू स्विम, इन विच डायरेक्शन ही ट्राइज टू स्विम टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम। फोर्थ पार्ट लिखें, फाइंड द मिनिमम टाइम इन विच ही कैन क्रॉस द रिवर, फाइंड द मिनिमम टाइम इन विच ही कैन क्रॉस द रिवर। और लास्ट पार्ट, फाइंड द ड्रिफ्ट प्रोड्यूस्ड बाय द स्विमर, find the drift produced by the swimmer in minimum time situation, find the drift produced by the swimmer in minimum time situation। ठीक है, तो 5 पार्ट्स हैं। इन 5 पार्ट्स में शुरू के 2 पार्ट तो शॉर्टेस्ट पाथ वाले हैं, उस पर बेस्ड है, और लास्ट के 3 पार्ट इस वाली सिचुएशन पर है, शॉर्टेस्ट टाइम बोलो या मिनिमम टाइम बोलो। तो आप स्टार्ट करें वीडियो को पॉज करते हुए, फिर अपने आंसर को मेरे आंसर से, मेरे सॉल्यूशन से मैच कराएं। स्टार्ट करते हैं बच्चों। बहुत छोटी छोटी बातें हैं। पहला पार्ट था किस डायरेक्शन में तैरने की कोशिश करे जिससे कि शॉर्टेस्ट पाथ पर वो रिवर को क्रॉस करके जाए। शॉर्टेस्ट पाथ तो यही होता है। अब मुझे पता है कि अगर यहां से एंटर करके यहां से निकलना है तो इसको इधर कहीं अपने एफर्ट लगाना पड़ेगा। रिवर का पानी साथ साथ आगे भी लेकर जाएगा। मान लेते हैं ये एंगल थीटा था, इसके कॉम्पोनेंट कर लेते हैं 20 cos थीटा 20 sin थीटा, इसको हटा दो। अब हम चाहते हैं कि यहां से बाहर निकले, मतलब ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाए, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या कंडीशन लगाऊंगा, यहां लिख लेते हैं 20 cos थीटा को 10 के बराबर करो बच्चों, cos थीटा हाफ आ जाएगा, थीटा आ जाएगा 60। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या लिखेंगे, 60 डिग्री एंगल विद द अप स्ट्रीम से 60 डिग्री एंगल बनाते हुए। ठीक है। सेकेंड पार्ट था इसी शॉर्टेस्ट पाथ बोलो या जीरो ड्रिफ्ट बोलो, एक ही बात है। जीरो ड्रिफ्ट सिचुएशन में कितना टाइम लगा होगा तो वो टाइम भी निकाल लेते हैं यहीं से। इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 100 अपॉन इस डायरेक्शन में वेलोसिटी 20 साइन थीटा, जहां पर थीटा 60 पुट कर देंगे यहां पर, तो ये 5 टाइम्स कट जाएगा। 5 अपॉन साइन 60 √3/2 मीन्स 10/√3 सेकेंड्स, इतना टाइम लगेगा। थर्ड पार्ट था बच्चों कि किस डायरेक्शन में वो स्विम करने की कोशिश करे जिससे कि उसको मिनिमम टाइम लगे। ये भी हमने देखा है अभी। मिनिमम टाइम के लिए इसको अपना एफर्ट हमेशा रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर रखना पड़ेगा। एफर्ट कितना था 20, साथ साथ रिवर का पानी आगे भी लेकर जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड से, और इनका जो नेट होगा वो इधर कहीं आएगा, स्विमर यहां से बाहर निकलेगा, ऐसे तैरता हुआ जाएगा। तो कितने एंगल पर कितने एंगल पर वो तैरने की कोशिश करेगा, 90 डिग्री एंगल पर। तो थर्ड पार्ट का आंसर आ जाएगा 90 डिग्री। अब वो 90 डिग्री आप डाउन स्ट्रीम से नापो या अप स्ट्रीम से नापो, एक ही बात है। ठीक है। फोर्थ पार्ट था कि इस वाली सिचुएशन में मिनिमम टाइम वाले में वो मिनिमम टाइम होगा कितना, मिनिमम टाइम तो डायग्राम से आ जाएगा। इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 100 अपॉन इस डायरेक्शन में वेलोसिटी 20, कितना टाइम आ गया 5 सेकेंड्स। ठीक है। लास्ट पार्ट था इसी मिनिमम टाइम सिचुएशन में ड्रिफ्ट कितना आएगा। ड्रिफ्ट आएगा बच्चों ये कैसे लिखेंगे, अलोंग द रिवर फ्लो वेलोसिटी 10 इंटू लगने वाला टाइम 5, तो ड्रिफ्ट आ जाएगा यहां पर 10 मीटर पर सेकेंड। तो अलोंग द रिवर फ्लो वेलोसिटी इंटू लगने वाला टाइम 5 सेकेंड्स मीन्स 50 मीटर। अलोंग द रिवर फ्लो 50 मीटर का इसमें ड्रिफ्ट प्रोड्यूस होगा। तो इस तरह से हम इक्वेशंस कर सकते हैं। और बढ़ते हैं और इक्वेशंस देखते हैं और सिचुएशन देखते हैं इसके अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अच्छा सवाल है ये, इससे भी आप सीख सकते हो। इस बार वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्लो है 10 मीटर पर सेकेंड। रिवर की विड्थ कुछ होगी, गिवन नहीं, कैपिटल डी मान लेते हैं। स्विमर की जो कैपेबिलिटी है रिवर के रेस्पेक्ट में वो है 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, डायग्राम बना के सवाल लिखें। इन दिस डायरेक्शन स्विमर ट्राइज टू स्विम, इन विच डायरेक्शन ही ट्राइज टू स्विम फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट। गौर करना सवाल पे, फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट। हम चाहते हैं कि ड्रिफ्ट कम से कम हो, तो किस डायरेक्शन में इसको स्विम करने की कोशिश करनी चाहिए। वीडियो को पॉज करते हुए एक बार आप ट्राई करें अपने आप, फिर आकर सॉल्यूशन से मैच कराएं। देखो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। एज ए स्टूडेंट सॉल्व कर रहा हूं। एक बार मुझसे बोला गया है कि ड्रिफ्ट कम से कम चाहते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो मिनिमम ड्रिफ्ट का मतलब 0 मान लेते हैं, और मानना गलत भी नहीं है। एक बार के लिए मान लेते हैं कि 0 ड्रिफ्ट की बात चल रही है। ठीक है, 0 ड्रिफ्ट का मतलब यहां से एंटर होकर यहां से बाहर आना है ना। यहां से बाहर आना है, यहां से एंटर होकर, तो मुझे पता है इसको अपना एफर्ट इधर कहीं लगाना पड़ेगा। रिवर फ्लो की वेलोसिटी भी इसमें ऐड होगी, और इन दोनों का जो नेट आएगा वो उस पॉइंट की तरफ आना चाहिए। सपोज ये एंगल थीटा, ऐसे सिखाया मैंने आपको अभी तक। 8 के कॉम्पोनेंट कर लेते हैं इधर बच्चों, 8 कॉस थीटा 8 साइन थीटा। इस 8 को अब दिमाग से निकाल दो। अब मैं चाहता हूं कि यहां से बाहर निकले 0 ड्रिफ्ट चाहता हूं, मिनिमम ड्रिफ्ट अगर ये मान रहा हूं तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होने चाहिए। इनको बराबर कर देते ताकि कैंसिल आउट हो जाए। 8 कॉस थीटा इक्वल्स टू 10। यहां से बच्चों कॉस थीटा आ जाएगा 5/4, जो कि ग्रेटर देन 1 आ गया। आप जानते हो मैथमेटिकली कॉस फंक्शन साइन फंक्शन की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। इसका मतलब इस रिजल्ट को देखकर मैं बोलूंगा कि नॉट पॉसिबल। उम्मीद है आप ढंग से बातों को सुन रहे हो। नॉट पॉसिबल का मतलब मैथमेटिकली ये पॉसिबल नहीं है। और ये आया कहां से था, इस कंडीशन को लेते हुए। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हो बात, कि इस वाले सवाल में डाटा इस तरह से दिए गए हैं कि स्विमर चाहकर भी सामने वाले पॉइंट से बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि 0 ड्रिफ्ट पॉसिबल नहीं है। तो क्या आंसर नहीं बताएंगे क्वेश्चन का आंसर? अब आप सवाल एक बार ढंग से पढ़ो वापस। मैंने लिखवाया था मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए किस डायरेक्शन में स्विम करना पड़ेगा। मैंने कहीं भी 0 ड्रिफ्ट नहीं लिखवाया। समझ रहे हो आप बात को? तो अगर कोई बच्चा 0 ड्रिफ्ट मान के सॉल्व करता है तो अपने आप मैथमेटिक्स उसको बता देगी कि ये पॉसिबल नहीं है। अब सवाल पर आते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो 0 ड्रिफ्ट तो पॉसिबल नहीं है, तो इसकी जो भी नॉन 0 ड्रिफ्ट हो सकती है, नॉन 0 ड्रिफ्ट वो कम से कम हो। एक तरह से मैक्सिमम मिनिमा का सवाल बन गया। तो बच्चों देखो ड्रिफ्ट निकालते हैं, एक बार यहां कैलकुलेशन कर लेते हैं। ड्रिफ्ट इक्वल्स टू, ढंग से सुनना, अलोंग द रिवर फ्लो वेलोसिटी। वापस उसी बात पर आ रहा हूं मैं। इसको मैंने मान लिया थीटा एंगल पे स्विम करने की कोशिश करता है। 8 के कॉम्पोनेंट कर लिए, सेम चल रहा है वहां तक। इस स्विमर की वेलोसिटी 10 - 8 कॉस थीटा, तो उधर की तरफ अलग से दिखाऊंगा आपको। देखो लॉजिक से भी सोचो आप, 8 का जो कॉम्पोनेंट आ रहा है हम उसको 10 के बराबर करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं से समझ में आ जाना चाहिए था कि हो ही नहीं सकता ऐसा, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। क्योंकि 8 का जो कॉम्पोनेंट होगा वो तो 8 से भी छोटा होगा। वो 8 से छोटा नंबर क्या 10 के बराबर हो सकता है क्या? नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब इन दोनों में बड़ा ये वाला है, तो इन दोनों का नेट उधर आएगा, उधर की तरफ 10 - 8 कॉस थीटा, और इधर की तरफ 8 साइन थीटा। ठीक है, अब देखो ड्रिफ्ट लिखना है अलोंग द रिवर फ्लो वेलोसिटी, यही इनटू लगने वाला टाइम t। आगे लिखते हैं ड्रिफ्ट इक्वल्स टू 10 - 8 कॉस थीटा इंटू टाइम t। टाइम कैसे लिखते हैं? इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, इसको स्मॉल डी मान लेते हैं। स्मॉल डी, रिवर की विड्थ को डी से डिनोट कर रहा हूं, स्मॉल डी अपॉन टाइम लिख रहा हूं। इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय इधर की तरफ वेलोसिटी। अब आप ढंग से देखें तो ड्रिफ्ट एज ए फंक्शन ऑफ थीटा आ चुका है। अब मैं इस ड्रिफ्ट का मिनिमा की कंडीशन चाहता हूं, तो हम जानते हैं किसी भी फंक्शन को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना होता है तो उसको डिफरेंशिएट करके 0 करते हैं। सीखा था हमने पहले मैथमेटिकल टूल्स में। तो डी ड्रिफ्ट, डी मतलब ड्रिफ्ट, बाय डी थीटा डिफरेंशिएट करके क्या कर देंगे बच्चों? 0। इधर कैलकुलेट करते हैं।
इसको डिफरेंशिएट करने से पहले एक बार मैं ढंग से जमा रहा हूं, यहां लिख रहा हूं डी बाई डी थीटा ऑफ ड्रिफ्ट का फंक्शन ये जो है इसमें d अपॉन 8 साइन थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो वो कितना हो जाएगा 10d बाई 8 कॉसेक थीटा माइनस और 8 से 8 कट जाएगा d कॉट थीटा। इसको डिफरेंशिएट करना है 10d बाई 8 तो बाहर आ जाएगा इस वाली टर्म में से, कॉसेक थीटा का बच्चों माइनस कॉसेक थीटा कॉट थीटा होता है, ये माइनस d बाहर आ जाएगा, कॉट थीटा का होता है बच्चों कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। बात समझ रहे हो आप? तो कॉसेक थीटा का हो गया माइनस कॉसेक थीटा कॉट थीटा और कॉट थीटा का सॉरी माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा सॉरी, तो यहां प्लस हो जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व करके इसको 0 के बराबर किया मैंने, d से d कैंसिल आउट, एक कॉसेक थीटा से कॉसेक थीटा कैंसिल आउट, तो इधर की तरफ कितना हो गया 10 बाई 8 कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉसेक थीटा। कॉट को लिख दो कॉस बाय साइन, कॉसेक को लिख दो 1 बाय साइन, साइन से साइन कट जाएगा, तो इसको आगे सॉल्व करके यहां लिख रहा हूं तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा कॉस थीटा इक्वल्स टू 4/5। आप देख लेना इसको सॉल्व करके, इतना तो आप कर भी सकते हो। कॉस थीटा 4/5 मीन थीटा कितना 37 डिग्री, आ गया आंसर। तो सवाल से क्या क्या बातें सीखनी है ढंग से सुने। कुछ ऐसे केसेस भी हो सकते हैं जिसमें ड्रिफ्ट 0 नहीं हो सकता। कब नहीं होगा आप पहचान सकते हो डाटा देखते हुए। कब नहीं होगा? अगर रिवर फ्लो की वेलोसिटी स्विमर की जो कैपेबिलिटी है उससे ज्यादा है, तो चाहकर भी स्विमर सामने वाले पॉइंट से बाहर नहीं आ सकता। पहली सीखने वाली बात। दूसरी, ड्रिफ्ट 0 तो नहीं हो सकता, पर मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए हम ड्रिफ्ट का फंक्शन लिखेंगे इस तरह से और उसको डिफरेंशिएट करके 0 करके एंगल निकाल लेंगे। अब एक मजेदार बात सुनना, जब हमने इन दोनों को बैलेंस कराने की कोशिश की थी 0 ड्रिफ्ट मानते हुए, तो कॉस थीटा का जो रिजल्ट आया था आप देखो, और ड्रिफ्ट को मिनिमाइज करा हमने डिफरेंशिएट करके, तो कॉस थीटा का जो रिजल्ट आया वो देखो। यहां जो रिजल्ट आया था कॉस थीटा 1 से बड़ा, तो हमने बोला था कि नॉट पॉसिबल, 0 ड्रिफ्ट पॉसिबल नहीं है, तो हमको फिर एक्चुअल तरीके से आंसर तक पहुंचना पड़ा। अब मजेदार बात यह है कि यहां से जो रिजल्ट आया कॉस थीटा का 0 ड्रिफ्ट मानते हुए, इस रिजल्ट को उल्टा कर दो। 5/4 आया था कॉस थीटा, उसको उल्टा करके लिखो 4/5। ये शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं आपको, एग्जाम में कभी ऐसा सवाल आए जिसमें आपको ड्रिफ्ट मिनिमाइज करने के लिए डिफरेंशिएट करके 0 करना पड़े, तो आप टाइम बचा सकते हो। आप गलत सॉल्व करो जानबूझ के, 0 ड्रिफ्ट लेते हुए कॉस थीटा 1 से बड़ा आ जाएगा, उसको उल्टा कर दो, अपने आप सही आंसर आ जाएगा आपके पास। और ये मैं डायरेक्टली तुक्के से नहीं बोल रहा हूं, आप इसको जनरल सॉल्व करके देखना। जनरल का मतलब इसको लिखना VR वेलोसिटी ऑफ रिवर, इसको लिखना VMR वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर, ये एंगल थीटा, इसके कंपोनेंट करना सेम ऐसे ही। ड्रिफ्ट लिखना 10 की जगह VR, 8 की जगह VMR cos थीटा, T की जगह सेम जो लिखा हुआ है एज इट इज, है ना, 8 की जगह लिख देना वापस VMR। इसको सॉल्व करना है डिफरेंशिएट करके, जो रिजल्ट जो आता है वो रिजल्ट बच्चों ये आ जाता है cos थीटा इक्वल्स टू VMR बाय VR। आप सॉल्व करके देख सकते हैं, वैसे सॉल्व कर दिया मैंने, आप यहीं पर देख लो ना, इस जगह पर। ये क्या था VR, ये क्या था VMR, तो यहां से जो cos थीटा आएगा वो आ जाएगा, असली में 8/10 आया था, उसको मैंने कैंसिल आउट करके 4/5 लिखा, तो VMR बाय VR आ जाएगा। चाहो तो याद भी रख सकते हो आप फॉर्मूला, आपकी इच्छा है, मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा ऐसे याद रखने के लिए। तो ये हमारा रिवर प्रॉब्लम पर बेस्ड जो बेसिक सारी बातें थी वो कंप्लीट होती है। अब 2 बातें और बची इस वाले टॉपिक के अंदर। एक तो एक ऐसा सवाल करा देता हूं जिसमें रिवर का पानी एक्सेलरेटेड होगा, कई बच्चों को डर लगता है उससे, वो भी कर लेंगे। एक लास्ट में मैं शॉर्ट में आपको शॉर्ट नोट्स टाइप बनवा दूंगा रिवर प्रॉब्लम वाला, ताकि आप जब भी एग्जाम देने जाओ एक बार उसको देख कर जाओ। पहले बच्चों शॉर्ट नोट्स टाइप बना लेते हैं, उसके बाद लास्ट में वो एक थोड़ा सा एक्सेलरेशन वाला सवाल भी देख लेंगे। देखो आप साथ साथ बना सकते हो अपनी कॉपी में। हमने कौन कौन सी सिचुएशंस देखी हैं उस बारे में चर्चा कर रहा हूं। देखो हमने पहला केस देखा था जब ड्रिफ्ट 0 आता था, जिसको हम बोलते थे शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ, और शॉर्टेस्ट पाथ के अंदर मैं एक रैंडम आपको डायग्राम बना के दिखाऊं इस तरह का, VR VMR
शॉर्टेस्ट पाथ जीरो ड्रिफ्ट के लिए आप हमेशा देख लेना VMR ज्यादा होगा VR से, और दिमाग चलना चाहिए VMR इसकी कैपेबिलिटी है, VR रिवर फ्लो की वेलोसिटी है। ड्रिफ्ट जीरो का मतलब यहां से बाहर आना, यहां से बाहर आने के लिए इसको अपना एफर्ट इधर लगाना पड़ता है। रिवर फ्लो की वेलोसिटी इसको आगे लेके जाती है, ये यहां से थीटा एंगल पर तैरने की कोशिश करता है। ये एफर्ट VMR इससे ज्यादा होगा, तभी तो इस VMR का जो कंपोनेंट आएगा वो VR को बैलेंस कर पाएगा, तब जाकर नेट वेलोसिटी उधर की तरफ आएगी। तो इस वाले केस में जो cos थीटा का रिजल्ट आता है वो यहां से देख भी सकते हो, VMR cos थीटा बराबर VR, तो cos थीटा आ जाएगा बच्चों VR बाय VMR। फिर बोल रहा हूं, याद रखने से अच्छा है समझते हुए याद रखो इस चीज को। दूसरी बात, इसी केस को सॉल्व करने के लिए एक वेक्टर डायग्राम और दिखा रहा हूं, वो भी बहुत यूजफुल है। वो जो स्विमर है वो अपने एफर्ट इधर लगाता है VMR, रिवर का पानी उसको साथ साथ लेके जाएगा, उस रिवर फ्लो की वेलोसिटी वेक्टर को यहां ड्रॉ कर रहा हूं VR, और ये सेम सीक्वेंस में आ गए दोनों वेक्टर, तो इनका रिजल्टेंट ट्रायंगल की तीसरी साइड से अपोजिट सीक्वेंस में इसको V नेट बोल रहा हूं। तो इस वेक्टर डायग्राम से बच्चों V नेट भी याद रख सकते हैं, हम लिख सकते हैं V नेट इक्वल्स टू रूट ऑफ इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, VMR स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर। इसका फायदा क्या है, अगर मान लो मुझसे पूछते हैं कि इस जीरो ड्रिफ्ट वाले में कितना टाइम लगेगा सॉल्व करने में, तो इस डायग्राम से लिख सकते हैं उस पर्सन की जो नेट वेलोसिटी आएगी वो ये आएगी, तभी तो वो सीधा ऐसे निकल जाएगा, और टाइम मुझे पता है इस वाले डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय इस डायरेक्शन की वेलोसिटी होता है। इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है रिवर की चौड़ाई, रिवर की विड्थ t, डिवाइड बाय इधर की तरफ नेट वेलोसिटी है V नेट। समझ रहे हो बात को? ठीक। दूसरी बात, शॉर्टेस्ट टाइम या मिनिमम टाइम बोल सकते हो, शॉर्टेस्ट टाइम, ये सबसे सिंपल था। शॉर्टेस्ट टाइम में स्विमर को अपना पूरा एफर्ट हमेशा रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर रखना पड़ेगा, रिवर आगे भी लेकर जाएगी तो स्विमर यहां कहीं से बाहर निकलेगा। वो जो मिनिमम टाइम था वो लिख सकते हैं इस डायग्राम को देखते हुए D/VMR, और इस वाले सिचुएशन में ड्रिफ्ट जीरो नहीं आता है, इतना ड्रिफ्ट आता है। और तीसरा केस जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि इफ ड्रिफ्ट कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, उसका कारण मैंने बताया था कि स्विमर की कैपेबिलिटी कम है रिवर फ्लो की वेलोसिटी से। फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट रिजल्ट क्या आया था बच्चों, cos थीटा इक्वल्स टू VMR बाय VR, ये रिजल्ट आया था। ठीक है। अच्छा एक चीज और, इन दोनों केसेस में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर cos थीटा यहां तो VR बाय VMR था, यहाँ पे VMR बाय VR था, तो कैसे याद रखें। जिन बच्चों को याद रखने का शौक होता है उनको बता रहा हूं, वो ऐसे याद रखो कि cos थीटा जब भी आप लिखो, ये हो चाहे वो हो, हमेशा लिखेंगे कम डिवाइड बाय ज्यादा। VR की वैल्यू यहां देखना, VR कम था, VMR ज्यादा था, तो कम डिवाइड बाय ज्यादा। यहां पर VMR छोटा है VR से, तो छोटा डिवाइड बाय बड़ा। उल्टा तो नहीं हो सकता ना, cos थीटा कभी भी बड़ा डिवाइड बाय छोटा नंबर लिखोगे तो ये रेशियो 1 से बड़ा आ जाएगा, और cos थीटा 1 से बड़ा होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये टेबल आप याद रख सकते हैं। बाकी मैंने आपके क्वेश्चंस कराए हैं, उसके थ्रू आप ढंग से समझ सकते हैं। तो एक बार फिर से इसको रिवाइंड करते हुए आप चाहें तो रिवर प्रॉब्लम को फिर से एक बार स्टार्टिंग से समझें, एक एक बात को ढंग से नोट करें, एक एक बात को ढंग से समझें, क्वेश्चंस की जो मैंने प्रैक्टिस कराई वो करें, फिर उसके बाद वापस यहां पर आकर आगे बढ़े। तो एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं रिवर प्रॉब्लम पर, जिसमें रिवर का पानी क्या होगा बच्चों, एक्सेलरेटेड।